ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनलों पर एक ही खबर बार बार दिखाई जा रही होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्लार्क नाम का एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब आ रहा है। हैरानी की बात यह होती है कि आसमान से आग जैसे टुकड़े गिरने की आशंका के बावजूद सरकार और मीडिया इसे एक सामान्य खगोलीय घटना बताकर लोगों को शांत रहने की सलाह देते हैं। उल्टा लोग डरने की जगह उत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा नज़ारा जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलता है, जिसकी कहानी वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। कहानी में आगे हमें जॉन गैरेटी नाम का एक आम इंसान दिखाया जाता है, जो पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और ऊंची ऊंची इमारतों के डिजाइन पर काम करता है। वह अपनी पत्नी एलिसन और छोटे बेटे नेथन के साथ एक साधारण पारिवारिक जीवन जी रहा होता है। उसी शाम वह अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ घर पर एक छोटी सी बीबीक्यू पार्टी रखता है, ताकि सब मिलकर इस धूमकेतु को देखने का इंतजार कर सकें। घर में हंसी मजाक, खाना पीना और मस्ती का माहौल होता है, और हर कोई शाम के उस खास पल का इंतजार कर रहा होता है जब क्लार्क आसमान में दिखाई देगा। इसी बीच एलिसन जॉन से कहती है कि गेस्ट ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए वो मार्केट से बियर ले आए। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है, रास्ते में उसे आसमान में उड़ते सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिखाई देते हैं। यह नज़ारा देखकर वो उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि न्यूज़ में तो इसे सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य बताया गया था। शक होने पर वह जल्दी से सामान लेकर वापस घर की ओर भागता है और एलिसन को बताता है कि उसके फ़ोन पर एक अजीब सा इमरजेंसी अलर्ट आया है। एलिसन इसे सामान्य मॉक ड्रिल समझकर टाल देती है, लेकिन जॉन को लगता है कि सरकार जरूर कुछ बड़ा छुपा रही है, क्योंकि सड़कों पर सेना की हलचल साफ नजर आने लगती है। तभी सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होकर टीवी पर लाइव प्रसारण देखने लगते हैं। न्यूज़ एंकर्स बताते हैं कि धूमकेतु का एक हिस्सा अटलांटिक महासागर की ओर गिरने वाला है। गेस्ट्स उत्साह से स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह समुद्र की दिशा में गिरता है, कोई बड़ा धमाका दिखाई नहीं देता। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अगर वह टकराया है तो विस्फोट क्यों नहीं हुआ। तभी अचानक जॉन का घर जोर जोर से हिलने लगता है, मानो भूकंप आ गया हो। जॉन बाहर निकलकर देखता है कि पहले कुछ पल के लिए अजीब सी शांति छा जाती है, और फिर समुद्र की ओर से उठी भीषण लहरें दूर दूर तक तबाही मचाने लगती हैं। वह घबराकर वापस अंदर आता है और टीवी पर पता चलता है कि आखिरी क्षण में धूमकेतु ने दिशा बदल ली और फ्लोरिडा के ईस्ट कोस्ट से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक होती है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक धरती कांप उठती है, इमारतें धूल में बदल जाती हैं और आग का विशाल ग्वार आसमान में छा जाता है। लाखों लोग एक ही पल में मौत का शिकार हो जाते हैं। न्यूज़ में आगे बताया जाता है कि यह धूमकेतु दरअसल हजारों टुकड़ों में बंटा हुआ है, और जो टकराया था वह सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। बाकी बड़े टुकड़े भी जल्द पृथ्वी से टकरा सकते हैं। इसी बीच जॉन के फोन पर फिर से एक खास इमरजेंसी अलर्ट आता है, जो इस बार सीधे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से होता है। मैसेज में लिखा होता है कि जॉन गैरेटी और उसके परिवार को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए चुना गया है, और उन्हें दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। ये पढ़कर जॉन पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसके आसपास मौजूद किसी भी पड़ोसी को ऐसा अलर्ट नहीं मिला होता। तब पहली बार उसे एहसास होता है कि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि सरकार केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही सुरक्षित स्थान पर भेज रही है। पार्टी का माहौल अचानक डर और सन्नाटे में बदल जाता है। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही होती है और धरती लगातार कांप रही होती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए एक भयंकर चेतावनी है। स्थिति की गंभीरता समझते ही जॉन तुरंत अपने परिवार को इकट्ठा करता है और एलिसन से कहता है कि उन्हें बिना देर के निकलना होगा। वे जल्दी से कार में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, पड़ोसी उनसे मदद की गुहार लगाने लगते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई साथ ले जाने की विनती करता है, और एक महिला तो अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगते हुए गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जॉन के लिए यह पल बेहद कठिन होता है, लेकिन वह जानता है कि सरकार द्वारा मिला ये मौका खोना मतलब अपने परिवार को मौत के हवाले करना है। आखिरकार भारी मन से वह वहां से निकल पड़ता है और अपने परिवार के साथ रॉबिन्स एयरफोर्स बेस की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि निर्देश दिए गए थे कि वहीं से विशेष विमानों द्वारा चुने गए लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। रास्ते भर अफरा तफरी का माहौल होता है। सड़कों पर लंबी कतारों में गाड़ियां भरी होती हैं, और हर कोई किसी भी तरह बचने की कोशिश में बेस की ओर भाग रहा होता है। जॉन के फोन पर बार बार सरकार की चेतावनी वाले मैसेज आ रहे थे, जिनमें साफ लिखा था कि केवल वही लोग एयरबेस में प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास विशेष ग्रीन ब्रेसलेट है। जॉन के हाथ में वही ब्रेसलेट था, और वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ तेजी से एयरबेस की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे बेस के करीब पहुंचते हैं, भीड़ का गुस्सा और घबराहट दोनों बढ़ते जाते हैं। गेट पर कड़ी सुरक्षा लगी होती है। हजारों लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर सैनिकों ने धक्का देकर रोक रहे होते हैं। किसी की चीखें, किसी की विनती और किसी का गुस्सा, पूरा माहौल अराजकता से भरा हुआ था। जॉन किसी तरह ग्रीन ब्रेसलेट दिखाकर अपने परिवार के साथ अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाता है। अंदर पहुंचकर वे विशाल बोइंग विमान देखते हैं, और कुछ पल के लिए उन्हें राहत मिलती है कि शायद अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सुरक्षा जांच के दौरान जॉन को अचानक याद आता है कि नेथन की जरूरी दवाइयां और इंसुलिन उनके बैग में नहीं है।
वह घबराकर बेटे से पूछता है, तब नेथन बताता है कि शायद दवाइयां कार में ही छूट गई हैं। ये सुनते ही जॉन तुरंत एलिसन से कहता है कि वह बेटे के साथ विमान में चढ़ जाए और वह खुद दवाइयां लेने वापस जा रहा है। जॉन भागते हुए पार्किंग की ओर निकल जाता है। उधर समय बीतता जाता है और एलिसन बेचैन होकर एक सैनिक से अपने पति के बारे में पूछने लगती है। इसी दौरान सैनिकों को पता चलता है कि नेथन डायबिटीज का मरीज है और उसे नियमित इंसुलिन की जरूरत होती है। ये जानकारी मिलते ही माहौल अचानक बदल जाता है। सैनिक सख्त आवाज में कहते हैं कि सरकारी नियमों के अनुसार गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस सुरक्षित मिशन में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भविष्य के सर्वाइवल प्रोग्राम में उन्हें बोझ माना जाएगा। ये सुनते ही एलिसन का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए उनसे विनती करती है कि उसका बेटा छोटा है और उसे बचाना जरूरी है, लेकिन सैनिक अपने आदेशों से पीछे नहीं हटते। आखिर में वह कहती है कि कम से कम उसके पति को ढूंढ दिया जाए, जो शायद किसी विमान में चढ़ चुका होगा। सैनिक कोशिश तो करते हैं, मगर जॉन का कोई पता नहीं चलता और अंततः एलिसन और नेथन को बेस से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर जॉन दवाइयां लेकर बेस में वापस लौटता है और हड़बड़ी में अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है। इसी बीच एक विमान उड़ान भरने वाला होता है और वह मजबूरी में उसमें चढ़ जाता है, ये सोचकर कि शायद उसका परिवार किसी दूसरे विमान में सवार हो चुका होगा। तभी एक व्यक्ति उसके हाथ में दवाइयां देखकर सवाल करता है कि उसे दवाइयों के साथ अंदर किसने आने दिया। अचानक अफरा तफरी मच जाती है और विमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग लग जाती है। किसी तरह जॉन उस हादसे से बच निकलता है और बेस से बाहर आ जाता है। एयरबेस से बाहर निकाले जाने के बाद हालात और भी भयावह हो जाते हैं। आसमान से बार बार धूमकेतु के टुकड़े गिर रहे होते हैं और हर बार किसी नए शहर के नष्ट होने की खबर आ रही होती है। अब लोगों को समझ आने लगता है कि ये कोई सामान्य आपदा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर मंडराता हुआ विनाश है। जैसे जैसे तबाही बढ़ती है, इंसानों के बीच भरोसा, इंसानियत और नैतिकता भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जॉन पागलों की तरह अपने परिवार को ढूंढता है, सड़कों पर दौड़ता है, उनका नाम पुकारता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर वह अपनी कार के पास पहुंचता है, जहां उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि एलिसन नेथन को लेकर अपने पिता के घर जा रही है। यह पढ़कर जॉन को थोड़ी राहत मिलती है, मगर यह जुदाई उसके दिल को तोड़ देती है। उसे नहीं पता कि वह दोबारा उनसे मिल पाएगा या नहीं। उधर एलिसन अपने बेटे को लेकर अपने पिता के घर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि अगर सरकार ने उन्हें नहीं बचाया तो शायद परिवार के पास रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन उससे पहले उसे नेथन के लिए दवाइयों का इंतजाम करना जरूरी होता है। वह सड़क पर निकलती है और एक सुपरमार्केट की ओर जाती है, जहां पहले से ही अफरा तफरी मची होती है। लोग खाने और दवाइयों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, गोलियों की आवाजें गूंज रही होती हैं और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। एलिसन किसी तरह वहां से बचकर निकलती है और सड़क पर लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक अजनबी परिवार उसे और नेथन को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। शुरुआत में वे लोग बेहद सहानुभूतिपूर्ण और मददगार लगते हैं। वे कहते हैं कि वे भी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली मंशा सामने आने लगती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नेथन के पास ग्रीन ब्रेसलेट है, उनकी नीयत बदल जाती है। उन्हें लगता है कि अगर वे ये ब्रेसलेट हासिल कर लें तो शायद वे भी एयरबेस में घुसकर बच सकते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी खतरनाक हालात से गुजर रहा होता है। रास्ते में वह देखता है कि लोग दवाइयों और खाने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सुपरमार्केट लूटे जा चुके हैं, सड़कों पर छोड़ी हुई गाड़ियां पड़ी हैं और पुलिस भी हालात पर काबू नहीं पा रही। ये सब देखकर जॉन को एहसास हो जाता है कि दुनिया अब सामान्य नियमों से बाहर निकल चुकी है। अब वही बचेगा जो हालात से लड़ पाएगा। बेचैनी में वह बार बार एलिसन को कॉल करने की कोशिश करता है और आखिरकार कॉल लग जाता है। कांपती हुई आवाज में एलिसन उसे बताने लगती है कि वह अपने पिता के घर जाने की कोशिश कर रही है। एलिसन की आवाज फोन पर बार बार कट रही थी, फिर भी जॉन अंदाजा लगाकर उसी दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक टेम्पो मिल जाता है और वह उसमें लिफ्ट ले लेता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने बैठे एक आदमी की नजर उसके हाथ में बंधे ग्रीन बैंड पर पड़ती है। वह उसे मांगने लगता है। जॉन समझाता है कि यह बैंड उसके नाम से रजिस्टर्ड है और किसी और के काम का नहीं, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि तर्क की कोई कीमत नहीं रह गई थी। बात बहस से हाथापाई में बदल जाती है और देखते ही देखते टेम्पो के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ड्राइवर संतुलन खो देता है, वाहन पलट जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। जॉन किसी तरह बच निकलता है और फिर से सुनसान सड़क पर भटकने लगता है। उधर फोन करते ही कहानी और डरावनी हो जाती है। वह अजनबी औरत अचानक एलिसन को धक्का देती है और नेथन को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में खींच लेती है। एलिसन चीखती है, भागती है, लेकिन कार तेज रफ्तार से दूर निकल जाती है। एक माँ का अपने बेटे से यूं छिन जाना उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह कपल नेथन को लेकर मिलिट्री बेस पहुंचता है। रास्ते भर वे उसे धमकाते रहते हैं कि अगर उसने सच बताया तो वह अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगा। बेस पर वे सैनिकों से झूठ बोलते हैं कि नेथन उनका बेटा है और उनका ब्रेसलेट कहीं खो गया है, लेकिन बच्चे का ब्रेसलेट उनके पास सबूत के तौर पर है। सैनिक नेथन के डरे हुए चेहरे को देखता है। तभी नेथन हिम्मत करके सच बता देता है कि इन लोगों ने उसकी मां को धक्का देकर उसे जबरदस्ती लाया है। सैनिक तुरंत कार्रवाई करते हैं, कपल गिरफ्तार कर लेते हैं और नेथन को सुरक्षित अंदर ले जाते हैं। इधर एलिसन पागलों की तरह दौड़ती हुई कुछ लोगों से मदद मांगती है, जो उसे बेस तक छोड़ देते हैं। वह अंदर पहुंचकर हर किसी से अपने बेटे के बारे में पूछती है। आखिरकार एक व्यक्ति उसे बताता है कि उसने उसके बेटे को देखा है। वे कई टेंटों में तलाश करते हैं और अंत में एक मेडिकल टेंट में नेथन मिल जाता है।
माँ बेटे का मिलन बेहद भावुक पल बन जाता है। एक नर्स बताती है कि नेथन बहुत बहादुर है। जब एलिसन कहती है कि वे उसके पिता के घर जाने वाले हैं तो नर्स उनके बैग में दवाइयाँ और ज़रूरी सामान रख देती है और बताती है कि एक मिलिट्री बस उस दिशा में जा रही है जो उन्हें वहां तक छोड़ देगी। एलिसन कृतज्ञता से उसे गले लगा लेती है। अब कहानी और गहरी हो जाती है। एक तरफ जॉन अकेला, घायल और बेचैन है, दूसरी तरफ एलिसन और नेथन भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आसमान से लगातार धूमकेतु के टुकड़े गिर रहे हैं और धरती के हिस्से तबाह होते जा रहे हैं। आखिरकार जॉन एलिसन के पिता के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है कि एलिसन और नेथन अभी तक नहीं पहुंचे। चिंता और घबराहट बढ़ जाती है। तभी एक मिलिट्री बस इलाके में आती दिखती है और उसमें से एलिसन और नेथन उतरते हैं। वे पास के फोन बूथ से कॉल करते हैं और कुछ ही देर में जॉन वहां पहुंच जाता है। परिवार एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेता है। लंबे संघर्ष के बाद वे फिर से एक साथ खड़े हैं, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। आसमान में आग के गोले चमक रहे हैं, शहर दर शहर तबाह हो रहा है। वैज्ञानिक अब खुलकर कह रहे हैं कि धूमकेतु का सबसे बड़ा हिस्सा कुछ ही घंटों में अटलांटिक महासागर के पास टकराने वाला है और उसका प्रभाव डायनासोर के विनाश जैसा हो सकता है। पूरी पृथ्वी पर आग, झटके और भूकंप की लहरें दौड़ सकती हैं। एलिसन के पिता जॉन से नाराज होते हैं क्योंकि अतीत में उसने एलिसन को धोखा दिया था, लेकिन जॉन उनसे वादा करता है कि अब वह अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। तभी एलिसन के पिता एक अहम बात बताते हैं। सरकार ने ग्रीनलैंड में एक गुप्त भूमिगत बंकर तैयार किया है जहां ग्रीन बैंड वाले चुने हुए लोगों को ले जाया जा रहा है। शायद वही इस विनाश से बचने की आखिरी उम्मीद है। एलिसन अपने पिता से भी साथ चलने की विनती करती है, लेकिन वे शांत स्वर में मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अब सबसे जरूरी नेथन का बचना है। माँ बाप का असली कर्तव्य यही है कि बच्चे जिंदा रहें, चाहे इसके लिए उन्हें खुद क्यों न रुकना पड़े। ये सुनकर एलिसन टूट जाती है, लेकिन समय कम है और फैसला करना जरूरी। अब जॉन, एलिसन और नेथन ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए आखिरी कोशिश करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि शायद वही जगह इस दुनिया के अंत से बचने की अंतिम आशा है। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हालात और भयावह होते जाते हैं। आसमां आग के गोले से भरा हुआ है, मानो किसी भी पल धरती को राख में बदल देगा। रास्तों पर पेट्रोल की कमी, जगह जगह छोड़ी हुई गाड़ियां, बिखरी लाशें और घबराए हुए लोग दिखाई देते हैं। इंसान अब डर और पागलपन की सीमा तक पहुंच चुका है। सफर के दौरान वे कई बार लुटेरों से बचते हैं, कई बार छिपकर आगे बढ़ते हैं और हर बार खुद को यही याद दिलाते हैं कि हार मानना अब मौत को बुलाने जैसा होगा। नेथन को जिंदा रखने के लिए उसके छोटे छोटे इंसुलिन इंजेक्शन सहारा बने रहते हैं, लेकिन उनकी मात्रा सीमित होती जा रही थी। तभी रेडियो पर चेतावनी मिलती है कि जिस हाईवे से वे गुजर रहे हैं वहां छोटे छोटे कॉमेट गिरने की आशंका है और तुरंत सुरक्षित जगह ढूंढने को कहा जाता है। कुछ ही पलों में आसमान से आग की बारिश शुरू हो जाती है। अनगिनत कॉमेट के टुकड़े हाईवे पर गिरते हैं और चारों तरफ तबाही मच जाती है। जॉन अपने परिवार को संभालते हुए किसी तरह रास्ता बनाता है और उन्हें एक फ्लाईओवर के नीचे शरण दिलाता है। वहां वह एक घायल व्यक्ति की मदद भी करता है। रात होने तक माहौल थोड़ा शांत होता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि कुछ प्राइवेट पायलट अपने विमानों से ग्रीनलैंड की ओर उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वे भी उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। तभी एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि सुबह 8 बजे एक विशाल कॉमेट, जो किसी स्टेडियम से भी बड़ा है, पूर्वी यूरोप के पास टकराने वाला है। उसका प्रभाव डायनासोर के विनाश से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा था। एलिसन हिम्मत नहीं हारती और जॉन को भरोसा दिलाती है कि अगर वे तेजी से आगे बढ़ें तो अभी भी बचने का मौका है। पूरी रात लगातार सफर करने के बाद वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल 2 ही विमान बचे हैं। एक उड़ान भर चुका होता है और दूसरा रनवे पर तैयार खड़ा होता है। जॉन आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी सीधे रनवे की ओर मोड़ देता है और विमान के सामने रोक देता है, जिससे पायलट को रुकना पड़ता है। किसी तरह वे उस उड़ान से ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं और वहां बने बंकर की ओर दौड़ पड़ते हैं। गेट पर सैनिक उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन जॉन पूरी सच्चाई बताते हुए विनती करता है कि उनके पास पहले ग्रीन ब्रेसलेट था जो अफरा तफरी में उनसे छिन गया। वह चिल्लाकर कहता है कि उसका बेटा डायबिटीज का मरीज है और यह उनका आखिरी मौका है। चारों ओर धमाकों की आवाज गूंज रही होती है, जमीन कांप रही होती है और समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए सैनिक आखिरकार उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। बंकर के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। जैसे ही विशाल दरवाजे बंद होते हैं, एक भयंकर धमाका सुनाई देता है। धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा महासागर में टकरा चुका था। उसकी शॉक वेव पूरी पृथ्वी को हिला देती है। सतह पर आग, राख और विनाश का तूफान फैल जाता है, जबकि बंकर के अंदर बैठे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस यही दुआ करते हैं कि यह भयानक दौर खत्म हो जाए। समय बीतता है। लगभग 9 महीने बाद बंकर के दरवाजे खोले जाते हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। शहर खंडहर में बदल गए हैं, जंगल जलकर राख हो चुके हैं और आसमान धुएं से ढका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन अभी भी बाकी है। धीरे धीरे लोग बाहर निकलते हैं और नई दुनिया को देखते हुए एक दूसरे की ओर उम्मीद से देखते हैं। जॉन, एलिसन और नेथन एक साथ खड़े होते हैं।
टूटे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। तबाही ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन परिवार का साथ और जीने की जिद उन्हें यहाँ तक ले आई। और इसी उम्मीद भरे पल के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।